यानी कि ये मान लिया जाए कि जनसुराज पूरी तरीके से वक्फ बिल के विरोध में है। जी हाँ, बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का समर्थन देना जो है मुसलमानों के लिए एक तरह से धोखाबाजी हुआ। जी, इसके बाद तो मुसलमान भाई बहन कभी भी नीतीश कुमार जी पर भरोसा नहीं करेंगे। हालांकि सर इसमें पहले 2 शिया सुन्नी ही बोर्ड होते थे, अब 2 और उसमें ऐड हो गए हैं, है ना, उनके जो संप्रदाय है। उसके बाद महिलाएं भी ऐड हुई है। आपको नहीं लगता कि ज़्यादा ये समावेशी बना दिया गया है? इस पे अभी हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेट अदर पीपल डिसाइड। हमारे साथ मनोज भारती सर है, जनसुराज का अध्यक्ष। आप देख रहे हैं प्रीमियम बिहार। स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके मार्फत मैं आपके दर्शकों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सर वक्फ बिल की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है कि लोकसभा में पास हो गया वक्फ बिल जो है। कई इसके लेके भ्रांतियां हैं और अलग अलग दलों ने अपने अपने विचार रखे हैं। सर जनसुराज किस पे क्या स्टैंड है? जनसुराज पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि ये जो बिल जिस तरह से बदला जा रहा है वो गलत है, और जो दूसरी बात हम कह रहे हैं वो ये कि इसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो संसद में हो या बाहर हो, इसका विरोध होना चाहिए। और अंतिम बात ये हम कहते आ रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार जी चाहते तो वक्फ बिल कभी पास नहीं हो सकता था। अगर उन्होंने अपना जोर देकर सत्ताधारी पार्टी को ये कहा होता कि वक्फ बिल पास नहीं होना चाहिए, वो उसके ख़िलाफ़ हैं, तो ये बिल कभी पास नहीं होता। तो स्पेशली बिहार में मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मा नीतीश कुमार जी के सर पे आता है। अर्थात आपने 2 चीज़ें कही सर। पहला कि आप विरोध करते हैं, दूसरा आपने कहा कि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते तो ये पास नहीं होता, क्योंकि गठबंधन में सरकार उनकी बड़ी भूमिका है। तो सर जनसुराज जो है विरोध करता है, तो क्यों विरोध करता है? क्या ये उचित नहीं है? नहीं, जो नियम स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक बाद बनाए गए थे उसमें बिना सोचे छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो नियम जिस तरह से लागू हो रहे थे उसमें हर राज्य में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वो उस हिसाब से अपना काम कर सकती थी। वक्फ बिल में चेंज लाना ज़रूरी नहीं था, ये हमारा मानना है। सर थोड़ा सा मैं छूट ले रहा हूँ आपसे, बुरा मत मानिएगा। मान लीजिए वक्फ का जो नियम था धारा 40 कि जिस पे हाथ रख दो वो मेरा हो जाए, ऐसा ही कुछ था? ऐसा ही था सर। वक्फ का सर जो कॉन्सेप्ट था वो था दान का, एक तरह से, जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो और जब ऐसा है कि जब मैं इस पे अगर रख दूँ तो ये मेरा हो जाए, कल को कोई इस जहाँ पे है जदयू कार्यालय या बीजेपी या जो भी जनसुराज का है वहाँ पे रख दे, बोलते कि जो वक्फ का ज़मीन है, तो क्या वक्फ का नहीं हो जाता जब अब तक कानून था? नहीं, कानून ऐसा नहीं था कि जिस पे जहाँ हाथ रख दिया वो उसका हो जाए। उसके लिए कुछ ना कुछ तो पेपर्स दिखाने ज़रूरी थे। और आप जानते हैं कि बहुत हाल तक 1857 तक मुसलमान सल्तनत यहाँ थी। मुसलमान जो शासक थे उनके और मुसलमान जो जनसंख्या थी उनके बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार था। तो उस हिसाब से जो वक्फ बिल बनाया गया था, मुझे लगता है कि जो ज़मीन यहाँ से मुसलमान निकलकर पाकिस्तान चले गए थे उन ज़मीनों पर उन ज़मीनों के लिए वक्फ का बिल बनाया गया था। उसको ध्यान में रखते हुए और जो छूट सरकार को मिली हुई है स्टेट लेवल पे, इन दोनों के लाइट में इससे छेड़खानी करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा हम मानते हैं। चलिए सर, एक सवाल और है कि जिस देश में एक देश एक कानून की बात हो रही हो, धर्मनिरपेक्षता की बात हो रही हो, ठीक है, समानता की बात हो रही हो, उस दौर में कि क्या एक बोर्ड जो है, एक बोर्ड ये तय करेगा कि उसका सुनवाई वहीं पे होगा? फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरफेयर था वो तो नहीं था, क्योंकि अल्टीमेट जो वक्फ बोर्ड का जो होता था, जो कमेटी या जो उसके बोर्ड होते थे वही निर्णय लेते थे। तो क्या ऐसे लोकतांत्रिक समय में क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं थी ऐसे मामलों के निपटारे के लिए? मुझे लगता है कि हम आज जो बात करते हैं हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं। 1947 में जिन कंडीशंस में भारत को स्वतंत्रता मिली थी और जो टर्मोइल हुआ था, उस दौरान और उस स्थिति में
जो निर्णय लिए गए थे उनका सम्मान होना चाहिए। अभी अगर हम बिना सोचे समझे उनमें से बहुत सारी भावनाओं पर हाथ डालना शुरू करें तो हम शायद गलती करेंगे। इस बात से हमें हमेशा ही सेंसिटिव रहना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।